swear or affirm that you will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, on which you are about to enter, so help you God? I do. इसीलिए इंडियन ज्यादा तरक्की कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके पास दोहरी शहरियत नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनआरआईज अपनी पासपोर्ट ना रखते हुए भी इंडिया से ज्यादा जो है वो मुताबिकत रखते हैं, जुड़े हुए हैं एब्सोल्युटली। हमारे पासपोर्ट रखते हुए भी पाकिस्तान को गालियां देते हैं। तो लोग उन्हीं कैबिनेट के लोगों के नामों की वजह से ही देख रहे हैं कि अगला नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं, बहुत सी मुसलमान कंट्रीज हैं, लेकिन गज़वा हिंद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को करना है। Erdogan's denied this for years, but the fact that he is now openly and brazenly creating militias of radical Islamists, including so-called former ISIS and Al-Qaeda terrorists, and establish a so-called Islamic Caliphate. ट्रंप देखिए जो अपनी नई टीम बना रहा है, उसमें कितने लोग इंडियंस हैं, वो लॉयल है, वहाँ उस मट्टी का खाते हैं, वहाँ के वफादार हैं। हमारे वाले जो है ना, अक्सर सब नहीं कह रहा, फिर अक्सर ना उस मट्टी के वफादार है ना इस मट्टी के वफादार, वो सिर्फ पैसे के वफादार हैं। इवन हमारा जो पड़ोसी इंडिया है, आईटी ने इतनी तरक्की की है और वो उस मुल्क के लिए जो सरमाया लेके आई है वो उसका फिगर फिनोमिनल है। दिवाली पर थोड़ी चलाने के लिए बम बनाए हैं, तो हमने खसूसी तौर पर उनके लिए बनाए हैं और हम उनको खुलकर भी बताते हैं कि हमने आपके ऊपर फाड़ने के लिए हमने बम बनाए हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? How absurd is this? These are ignorant people. कोई maturity होनी चाहिए। We are the laughing stock of the world. I think one of the greatest concerns as we look at how closely connected the Haqqani network and others are to Pakistan is the safety of the nuclear weapons that they have and preventing misuse. You've just said that you have confidence in the Pakistani security forces, but when you have these insider threats, when you have the Haqqani network being an arm of the ISI, how can you have confidence? इंडिया इसलिए नर्वस नहीं है कि इंडिया की लॉबी इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में इजराइल की लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग लॉबी भारत की है। सही पकड़े हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स जो इंडिया में है वो 300 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर से भी कम है। टोटल जीडीपी है ना, जितना हमारे पास पैसे वो 300 अरब नहीं बनता। ऐसे है। तो मेरा पॉइंट है कि इतना बड़ा हाथी हमारे सामने बैठा है पैसे वाला, तो हमेशा पैसे की लड़ाई में तो फायदा है कि अगर हम अपने अमीर हमसाये से ट्रेड करेंगे। अब आप चले गए वहां, हल्फ उठा लिया ना, अब आप वहां दे अपना सब कुछ, वहां राइज करें वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है, उस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, जैसे इंडियंस बन रहे हैं, ऊपर आए, प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, फॉरेन मिनिस्टर्स बने और फिर वहां की पॉलिसी को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाएं, आप साइंसदान बने, आप वो काम करें। को नहीं लगता कि दो पड़ोसी हैं, ऐसे बयानबाजी हमें गज़वा हिंद वाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? इंडिया हमारी गुलामी कर ले। कौन है ये पागल आदमी? बात दी गल है, पहले खान पीन दी ते गल करो। कोई मॉडर्न मुल्क जो है ये ऐसे हरकतें नहीं करता। आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। ये रेड लाइन हमने क्रॉस कर ली, हमने फिर अमेरिका की गोद में जाके अफगानिस्तान के खिलाफ या नई ग्रेट गेम में शामिल हो गए, छोटी सी चीजें लेने के लिए। अमेरिका को देने को कुछ नहीं है, तो मैं बता दूं ये नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा कौमी सलामती। चाइना हाक्स ज्यादातर जो लोग वो अपनी कैबिनेट में ले रहे हैं वो ज्यादातर चाइना के बारे में सख्त पॉलिसी रखते हैं। तालिबान ने भारत के साथ पपियां जपियां पाली हैं, एड़ियां उठा उठा के उनको गले लगाया है। कि मार्को रूबियो के बारे में आजकल कई चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं जिसमें उन्होंने बार बार इजहार किया है कि गाज़ा की जंग के अंदर हमास कसूरवार है, हमास ने ये शुरू किया था और हमास, ये सबसे बड़ा ये बताना चाहूँगा कि हमास के बारे में मार्को रूबियो एक टफ स्टैंड रखते हैं। दूसरा माइक वाल्ट्ज कौन है? ये एक कांग्रेसमैन है फ्लोरिडा से और एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल है। इनके बारे में ख़ास बात यह है कि ये जो इंडिया काकस था यहाँ पे उसके को चेयर थे, तो लोग इस पे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ही इज़ फेमिलियर विद इंडियाज़ इशू, तो ये इनका झुकाव इंडिया की तरफ होगा। पाकिस्तान के हवाले से उनका एक इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है जिस पे उन्होंने पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ अटैच किया और लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़ उन्होंने
बड़ी खुल के बातें की। तीसरी जो खातून है एलिस स्टेफनाक, ये भी कांग्रेस वुमन है, लॉयलिस्ट हैं, और इनके बारे में इन्होंने कई दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इनके इलेक्शन के हवाले से जब क्वेश्चन थे तो उसमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक में वोट डाला, और उसके बाद ओपनली सपोर्ट करती थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को। मिस स्टेफनाक इस तवज्जो का मरकज़ तब बनी जब आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने आईवी लीग स्कूलों की ख़वातीन वाइस चांसलर जो थी उनको ग्रिल किया बड़े कंजर्वेटिज्म के हवाले से, तो उस वक्त मंजर पर आई। उसके बाद बहुत लोग इनको पसंद करते थे, रिपब्लिकन बिलखसूस जो कंजर्वेटिव हैं। ये 3 नाम हैं, तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो दे आर हॉक्स अगेंस्ट चाइना। इस वक्त चाइना के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और उसका इजहार इस तरह लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो चाइना अपने भारत के साथ अपने तनाज़ात जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। आज जब मैं भारत की बात कर रहा हूँ तो डॉक्टर जयशंकर साहब का एक बयान आया है कि दुनिया नर्वस है एक्सेप्ट इंडिया। अब इंडिया नर्वस क्यों नहीं है, इस पर भी बात करनी चाहिए हमें। इंडिया इसलिए नर्वस नहीं है कि इंडिया की लॉबी इस वक्त वाशिंगटन डीसी में इजराइल की लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग लॉबी भारत की है। भारत का इस वक्त जो पलड़ा किस तरीके से भारी है, एक तो जो जेडी वैंस हैं उनकी बीवी उषा हैं, उषा वैंस, वो भारतीय निजाद हैं। विवेक रामास्वामी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, सुना जा रहा है कि वो शायद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आए। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम जो है वो काश पटेल का है। बार बार नाम आ रहा है कि शायद उनको CIA का चीफ बनाया जाए। तो अगर 2 अपॉइंटमेंटें स्ट्रॉन्ग इतनी आएंगी तो अल्टीमेटली उसका भारत को फ़ायदा होगा। दूसरा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितनी फॉर्चून 500 कंपनीज हैं उनमें से मेजॉरिटी के CEOs भारतीय निजात हैं। यहाँ पे एक मफरूज़ा है, एक रवाज है कि हर बड़ी कंपनी के आइदर CEO भारतीय निजात होते हैं या फिर उनके बोर्ड के ऊपर कुछ भारतीय लोगों के नाम होते हैं टू क्रिएट द इमेज कि द पार्टी इज इन सेफ हैंड्स। चीन भी कहता है कि हम पीसफुल तरीके से मूव करना चाहेंगे, एंगेज करना चाहेंगे अमेरिका के साथ। पुतिन साहब के साथ जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि बातें हो रही हैं। मैक्सिको के पास बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा एक जुलूस खड़ा था जो कि आना चाह रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद थी और वो वहीं से वापस जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस पर खुल के अपनी इजहार किया अपनी मर्जी का। उन्होंने कहा अगर मैक्सिको हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो 25 से 30% टैरिफ जो प्रोडक्ट वहाँ से आएगी अमेरिका में हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। न्यूयॉर्क के मेयर ने वाउचर देते थे वो इलीगल एलियंस को, उसके स्कीम को उन्होंने बंद कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिकन जो थी इस वक्त चाइना में काम कर जो मैन्युफैक्चर कर रही थी वो वापस आने के बारे में अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। अब ये तो अभी 7 दिन के अंदर सारा कुछ हुआ है, लेकिन इसके अलावा कई चीज़ें हुई हैं। कई नाम उन्होंने एज एन एम्बेसडर प्रपोज किए हैं। कई यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो एम्बेसडर होंगी, परमानेंट मेंबर होंगी, उसके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना किस नामिनेट लोगों को किया है। और इसके बारे में मज़ीद देखा जाए तो सख्त परेशान होने वाले ममालिक के अंदर ईरान और इस वक्त चाइना है। सबसे ज़्यादा खुशियां मनाने वालों में इजराइल होगा, सऊदी अरेबिया होगा, और वो समझ रहे हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड के नेक्स्ट उसको दोबारा बहाल भी किया जाएगा और मज़ीद उसको तकवीयत मिलेगी और मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल के रिलेशनशिप मिडल ईस्ट की स्टेटों के साथ बेहतर होंगे। ये स्टेट हमारी रह कहाँ गई है? स्टेट कोई अपनी जिम्मेदारी हमारी पूरी नहीं करे। हमारी स्टेट को चाहिए कि पासपोर्ट उसको दें जो डिजर्व करता है। दोहरी शरीयत खत्म कर देनी चाहिए जैसे इंडिया ने किया है। इसीलिए इंडियन ज्यादा तरक्की कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उनके पास दोहरी शरीयत नहीं है, इनके पास दोहरी शरीयत है। वहां भीख मांगते हैं, गाड़ियों के पीछे भागते हैं और फिर यहाँ वापिस आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि NRIs अपनी पासपोर्ट ना रखते हुए भी इंडिया से ज्यादा जो है वो मुताबिकत रखते हैं, जुड़े हुए हैं। एब्सोल्युटली हमारे पासपोर्ट रखते हुए भी पाकिस्तान को गालियां देते हैं। अब क्या देखें, लॉयल्टी डिवाइडेड है, इसलिए वो पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो UAE और ऐसे ममालिक के अंदर जो मसला हो रहा है वहां पे लॉयल्टी डिवाइडेड नहीं है, ये वहां के शहरी नहीं है, ये वहां पर फिर भी ये हरकतें कर रहे हैं। फिर भी हमारे पास लेवरेज तो है, टफ डिसीजन होगा।
तो क्या हमें भी तो फिल्टर अपना फिर टफ करना होगा कि नहीं करना होगा? देखिए, हमारे यहाँ तो रमजी यूसुफ भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे चला जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं, इसलिए कि आपका जो यहाँ का सिस्टम है, हम आईडी कार्ड ले लें, आप देख लें शनाख्ती कार्ड किन किन लोगों के पास हैं जो पाकिस्तानी नहीं है उनको 73। तो जो हाईली करप्ट, जो बहुत सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर हाईली करप्ट, और इसी वजह से ये चीज़ रुक नहीं रही। इसी वजह से मेरे पास आज भी तलक उस ज़माने की रिपोर्ट है जो 1982 की रिपोर्ट्स है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, और दे हैव नेम्ड पीपल जिसमें पासपोर्ट ऑफिस के ऑफिसर्स भी थे। उसमें जो वायलेंस का अंसर आया है, ये जो है ना, ये सबसे सीरियस है, और ये अल्टीमेटली तमाम पाकिस्तानियों को जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो हमारी ये प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज ऑन अवर एंड, यही इशू है ना। हम ब्लेम कर ले उनको जी कि उन्होंने वीजा की पॉलिसी चेंज कर ली, ये कर लिया। सर, ये काफ़ी पहले फॉरेन ऑफिस को लेटर आया था बाकायदा, और उसके ऊपर हमने खबर भी आई थिंक की थी, इट वाज माय स्टोरी ऑन इट। आपको याद होगा शारजा में एक मैच हुआ था पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वो वी वन दैट मैच बिकॉज ऑफ नसीम शाह's लास्ट ओवर हीरोइज्म, मारधाड़ हुई थी उसमें। शारजा पुलिस ने पाकिस्तान को जो डेटा भेजा अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए, 25,000 पासपोर्ट्स वर इशूड बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज ऑन फेक नेम्स ऑफ पाकिस्तानीज, एक्चुअली दे वर गिवन टू अफगान्स। वो तो वही अफगान फिर वहां पे जाके हमारी टीम के बंदों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। अच्छा, उनका मैसेज ये था, उन्होंने सजाएं तो खुद दे दी, उनको डिपोर्ट भी कर दिया वापस अफगानिस्तान, लेकिन उनका मैसेज पाकिस्तान के लिए ये था कि करेक्ट योर ओन कोर्स ऑफ एक्शन। आप क्या कर रहे हैं, आप किनको दे रहे हैं, तो हम यहाँ उनको नहीं संभाल सकते। लेकिन उसके बाद से अभी तक मजीद 73,000 CNICs have been blocked by नादरा, जो कि फेक इशू हुए थे, both from KP। कहना ये चाह रहे हैं दोनों कि हमसे बेहतर तो अफगानिस्तान भी है, कि वो भी अपनी टीम के खिलाफ नहीं मुजाहरा कर, अपने लोगों के खिलाफ नहीं गालियां निकाल रहे। हमारे जो भिखारी या वैसे अजाइलम के लिए बाहर चले जाते हैं, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मैं अगेन कहूँगा गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते मेहनत करते हैं और दोहरी शहरियत भी नहीं लेते, वहाँ मिलती नहीं है। लेकिन ये दोहरी शहरियत वाले जो है ना, ये असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। नमस्कार दोस्तों, यही दोस्तों तुलसी गबाड़ डोनाल्ड ट्रंप के उन करीबी साथियों में से है जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को पूरा भरोसा है, और इसके तहत ही डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उनको अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर घोषित किया गया है। आपने देखा कि इस ओहदे की शपथ तुलसी गबाड़ द्वारा भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के ली गई है, और क्योंकि तुलसी गबाड़ का सनातन धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास है, इसलिए तुलसी गबाड़ हमेशा अपने पास भगवत गीता की एक कॉपी रखती है। तो इसलिए वो जब भी किसी ओहदे की शपथ लेती हैं तो भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के ही लेती हैं। और आपने देखा कि इस वीडियो में तुलसी गबाड़ द्वारा यह जाहिर किया गया है कि तुलसी गबाड़ इस्लामिस्ट और जिहादियों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने वाली है। दुनिया में जितने भी इस्लामिस्ट और जिहादी हैं, उनके लिए तुलसी गबाड़ के दिल में कोई भी रहम का भाव नहीं है, क्योंकि तुलसी गबाड़ के बहुत सारे साथियों को इन इस्लामिस्टों, इन आतंकियों द्वारा मारा गया है। क्योंकि तुलसी गबाड़ एक आर्मी ऑफिसर हैं और वो जानती हैं कि एक आर्मी ऑफिसर के मरने का, एक फौजी के मरने का दर्द क्या होता है, अपने साथियों को खोने का दर्द क्या होता है, यह तुलसी गबाड़ को अच्छी तरह से मालूम है। और इस चीज को तुलसी गबाड़ अपने ट्वीट्स में, अपनी वीडियोस में जाहिर भी करती रहती हैं। और दूसरी बात यह है कि तुलसी गबाड़ हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, इनकी हमेशा ये सोच रही है कि ये लोग अपनी फौज को कभी भी बाहर के देशों में लड़ने नहीं भेजना चाहते। ये लोग कभी भी दूसरे देशों के ऊपर इन्वेड नहीं करना चाहते। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सुरक्षा करें या फिर दुनिया में शांति के लिए काम करें। और इसी को देखते हुए दुनिया के इस्लामिस्ट, जिहादी और जितने भी सेक्युलर सोच रखने वाले लोग हैं, वो सब घबराए हुए हैं कि इसके बाद अमेरिका की विदेश नीति किस तरह की रहने वाली है। और जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जिस तरह के मेंबर्स उनके द्वारा अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, उसको देखते हुए साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आने वाले टाइम में इस्लामिस्ट और जिहादियों के खिलाफ ये सब कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। और आपने देखा ही है कि इस वीडियो में साजिद तरार द्वारा भी ये कहा गया है कि आने वाले टाइम में चाइना और ईरान, इन दोनों देशों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा।
तुलसी गाबार्ड पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी क्रिटिक हैं। पाकिस्तान के पास जो एटम बम है जिसके ऊपर ये पाकिस्तानी जिहादी उछल रहे हैं और ये भारतीयों को बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं और यहाँ तक ये कहते हैं कि भारतीयों को हमारी गुलामी करनी चाहिए। यानी इनकी ये जिहादी सोच कभी खत्म नहीं होने वाली। इनके चाहे कपड़े फट जाएं, इनके चाहे बर्तन बिक जाएं, गरीबी चाहे इनके ऊपर जितना मर्जी हावी हो जाए, लेकिन इनकी जो जिहादी सोच है वो कभी नहीं बदल सकती। इनकी आइडियोलॉजी इस तरह की है, इनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह की गई है कि पाकिस्तानी जिहादियों को किसी चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए भी बहुत बुरा आने वाला है कि तुलसी गाबार्ड द्वारा पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम कभी भी सुरक्षित हाथों में नहीं रहा और ना ही आने वाले टाइम में पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम सुरक्षित हाथों में रहने वाला है, क्योंकि तुलसी गाबार्ड का ये कहना है कि पाकिस्तानी फौज के हमेशा से आतंकियों के साथ संबंध रहे हैं। पाकिस्तानी फौज आतंकियों को खुद पालती रही है, उनको संरक्षण देती रही है। पाकिस्तानी फौज खुद आतंकी तैयार करती है। तो उनका कहना है कि हम कैसे ये विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम उन आतंकियों के हाथ में नहीं जाएगा। आने वाले टाइम में पाकिस्तानियों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर पाकिस्तानी ज्यादा उछल कूद करेंगे तो पाकिस्तानियों के ऊपर सैंक्शंस तक लगाए जा सकते हैं। तो आपने देखा कि तुलसी गाबार्ड की अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में एंट्री भारत के लिए और सनातन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इन इस्लामिस्ट जिहादियों को बहुत बुरा टाइम फेस करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के ऊपर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।